मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मित्रों प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी, इन दोनों के बीच की कार्यशैली में कितना फ़र्क है। एक हमारे मोदी जी हैं जो कि दुश्मन को बार बार माफ़ करते रहते हैं, और एक योगी जी हैं जो दुश्मन ने एक गलती की और फिर दुश्मन को सीधा साफ कर देते हैं, और फिर ना तो न्यायपालिका उसको बचा सकती है, ना कोई उसको बचा सकता है। कोई भी उसको बचा नहीं सकता है, कोई भी नहीं बचा सकता है। तो आज हम इन्हीं दो उदाहरणों पर आपसे बात करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आज प्रधानमंत्री मोदी की, और इसके बाद बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की, जिनको कई बड़े नेताओं ने फ़ोन भी किया, केंद्रीय नेताओं ने, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी जो उनका विज़न है, जो उनका लक्ष्य है, उससे ज़रा भी पीछे नहीं हटे। तो इसकी चर्चा आज हम करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी बातचीत शुरू होती है वो शुरू होगी, हम मोदी से करेंगे। मित्रों आपको याद होगा अभी सोमवार को यानी कि 2 दिन पहले बांग्लादेश के अंदर एक विमान हादसा हुआ है। बांग्लादेश की जो एयरफोर्स है उसका एक जेट विमान है जिसका नाम है F7, और वो F7 ढाका से दोपहर 1 बजे करीब उड़ा, दोपहर 1:07 पर उड़ा वो, और इसके बाद दोपहर 1:30 यानी कि लगभग 1:30 बजे वो एक स्कूल कॉलेज जहाँ पे दोनों साथ साथ थे वहाँ पे जाकर के वो टकरा गया। और जब वो स्कूल कॉलेज की इमारत से टकराया तो बड़ी संख्या में वहाँ पे जो युवा थे और जो बच्चे थे वो भी वहाँ पे घायल हुए, मारे गए, और वहाँ पे काफ़ी बड़ा हादसा हुआ। आपको याद होगा कि जब हमारे देश के अंदर अहमदाबाद में बिल्कुल ऐसे ही एक हादसा हुआ था तो जितने भी जिहादी थे वो कितना खुश हो रहे थे। जो लोग मर गए तो उसके ऊपर आप देखिए तो कितने सारे लाफिंग इमोजी बने हुए थे, जहाँ पर कि बड़ी संख्या में जो कि जिहादी मानसिकता के लोग थे, आतंकी थे, वो लगातार उस पर लाफिंग इमोजी दे रहे थे, हंस रहे थे, मज़े कर रहे थे। यहाँ तक कि बांग्लादेश हो चाहे जो और भी कुछ ऐसे देश, मुस्लिम देश, उन्होंने कोई ना तो मदद की पेशकश की, ना तो उन्होंने कोई ऐसी सहानुभूति व्यक्त की, ना तो कोई ट्वीट किया। लेकिन देखिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के तो सीने में तुरंत ही दूध उतर आया बांग्लादेश के लिए। वो बांग्लादेश जो इतना लगातार देखा जाए अगर तो हिंदुओं की हत्याओं पर चुप है, हिंदुओं की हत्याएं लगातार वहाँ होती रही। आप सबको सब कुछ पता है, हमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। और इन हत्याओं के दौर में जब वहाँ पे हिंदुओं को सताया जा रहा था, सताया अभी भी जा रहा है, ऐसी स्थिति में भी वहाँ पे लगातार भारत सरकार जो चावल है उसका बाकायदा वहाँ पे उसको एक्सपोर्ट कर रही थी, चावल उनको दे रही थी। भिखमंगा मुल्क है, उसको चावल दे रही थी। यानी कि उन बलात्कारियों की ताकत को बढ़ा रही थी जो हिंदू औरतों से जबर जिना कर रहे थे, उनके साथ रेप कर रहे थे। ऐसे जो कौम वहाँ पे बांग्लादेश की है उसकी ताकत को वहाँ पर बढ़ा रही थी। ऐसी हमारी सरकार इस वक्त केंद्र सरकार है जो इस तरह के कदम उठा रही थी। लेकिन फिर भी हम लोग सब लोग कहते हैं कि चलो भाई मास्टर स्ट्रोक है, ये एक मास्टर स्ट्रोक है, आज निकल असली मास्टर स्ट्रोक सामने आएगा। पर असली मास्टर स्ट्रोक तो कभी सामने आता नहीं है, और अलग अलग मास्टर स्ट्रोक सामने आते रहते हैं। तो ऐसे एक और मास्टर स्ट्रोक जो है वो इस बार ये हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने फिर एक ट्वीट किया, और ट्वीट में उन्होंने ये कहा कि बांग्लादेश में जो विमान हादसा हुआ है उससे उनका मन बहुत ज़्यादा दुखी है। उन्होंने कहा कि जितने भी युवा इसमें मारे गए हैं, जो छात्र मारे गए हैं, उनके प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। मुझे याद आया कि वो छात्र कौन से थे, छात्र आंदोलन चला करके जिन्होंने हिंदुओं का कत्लेआम किया इसके बाद बांग्लादेश के अंदर क्रांति के नाम पर, वो भी तो युवा ही थे। और इसके बाद फिर वो लिखते हैं कि सभी परिवार को कष्ट सहने की ईश्वर उनको ताकत दे, जो सब एक फॉर्मेलिटी होती है। और लेकिन इससे बड़ी बात, चलो ठीक है माना कि चलो फॉर्मेलिटी ये बात खत्म हो गई, लेकिन इसके बाद फिर भारत सरकार ने फैसला किया कि वो बाकायदा डॉक्टर्स की, नर्सेज की एक टीम बांग्लादेश में रवाना करेंगे, भेजेंगे, जो कि बर्न स्पेशलिस्ट होगी। यानी कि अगर कोई जल जाए तो उसको, उसके लिए अलग से डॉक्टर होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उनको भेजेगी बांग्लादेश में। अब आप सोचिए जरा मित्रों, खुद सोचिए कि ये वो बांग्लादेश है। हमारे यहाँ पे जब कुछ होता है, हमारे यहाँ विमान हादसा होता है, तो ये पूरे बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान के सारे जो जिहादी ये मौज मस्ती लेते हैं, उस पर लाफिंग इमोजी करते हैं। और हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम तो उनके प्रति क्या कहते हैं कि दूध उमड़ रहा है हमारे सीने में। तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर अब ये कितने मास्टर स्ट्रोक आएंगे, हम कितने मास्टर स्ट्रोक देखें हमें। और मुझे पता है कि मैं अभी ये बात बोलूँगा ना तो मुझे भी इतनी गालियाँ पड़ने वाली हैं, मैं खूब गालियाँ पड़ेंगी मुझे, और सब गालियाँ, भैया हम क्या करें, हमारा तो काम ही यही है। सच नहीं बोलेंगे तो क्या, किस लिए यहाँ बैठे हैं। जो है वो बोलना है हमें, जो हमें दिख रहा है वो बोलना है हमें।
इतने दिन से हम देख रहे हैं कि समस्या बनी हुई है बांग्लादेश के अंदर। एक कट्टरपंथी सरकार चल रही है, एक कट्टरपंथी हुकूमत चल रही है जो वहाँ पे लगातार हिंदुओं का दमन कर रही है। अभी एक हफ्ते पहले वीडियो आया था जिसमें कि एक लड़की जिसके कि भाई ने, हिंदू लड़की थी जिसके भाई ने लोन लिया हुआ था, किसी मुसलमान थे, तो मुसलमानों ने उसको बुला करके जब वो लोन नहीं चुका पाया हिंदू, तो उसकी बहन से रेप किया और बाकायदा इसका वीडियो लाइव प्रसारण किया। ये सब भी देखा हमने, सब कुछ देख रहे हैं हम सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन फिर भी हम आज, जब सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी तो उन्होंने कितनी बार पाकिस्तान के मुद्दे को उठाया था। जब पाकिस्तान में कोई किडनैपिंग होती थी हिंदू लड़की की, तो यहाँ से विदेश मंत्री हमारी जो होती थी सुषमा स्वराज, वो बात करती थी, उसको उठाती थी मुद्दे को। और मुझे समझ में नहीं आता है कि हमारे देश के जितने भी बड़े बड़े हिंदू लीडर्स हैं, जो बड़े बड़े हमारे देश की बीजेपी के लीडर्स हैं, वो आखिर कहाँ चले जाते हैं, क्यों उनको सांप सूंघ जाता है। जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो सेंट्रल लीडरशिप है, जो मिनिस्टर्स हैं, आखिर वो अपनी जुबान पर ताला लगाकर क्यों बैठ गए, क्यों कुछ इतना डरे हुए रहते हैं, कुछ बोलना नहीं चाहते। क्या सच बोलने में क्या दिक्कत है? कहाँ है साक्षी महाराज? क्या पहले कितना बोलते थे, अब तो कुछ भी नहीं बोलते। ऐसी तमाम हमारे ऐसे लीडर्स हैं, पता नहीं क्या उनको हो गया, वो अपनी बात नहीं उठाना चाहते, हिंदुओं की बात नहीं उठाना चाहते। हम तो उठाते रहते हैं, हम तो हमेशा बात करते रहते हैं, पर सबको बात करनी चाहिए ना। जो महत्वपूर्ण बात है वो क्यों नहीं करनी चाहिए? तो एक तो हमने देखा साहब ये मसला, जो कि आप देख सकते हैं कि हमारे मोदी जी जिनका दिल जो है वो दुश्मनों को माफ़ करता रहता है, बार बार माफ़ करता रहता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हमारे योगी जी हैं जो कि दुश्मनों को साफ करने में विश्वास रखते हैं। अब जो घटना हुई इसके बारे में बताएंगे आपको, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मुख्तार, ये अतीक अहमद का जो बेटा था, और जिसको आपने पता होगा अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर हुआ था, तो अतीक अहमद को ये लगा कि ये जो कार्रवाई चल रही है ये तो सब तो पॉलिटिकल लोग हैं। अतीक अहमद ने कई जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको फ़ोन करवाया, उनको अप्रोच लगाई कि योगी जी से कहो कि उनके बेटे को बख्श दें, उनके बेटे की जान को बख्श दें। और एक बहुत बड़े केंद्रीय मंत्री ने योगी आदित्यनाथ जी को बाकायदा फ़ोन किया और फ़ोन करके उनसे ये कहा कि भैया ये सब पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं, अतीक के बेटे को कम से कम मत मरवाओ, छोड़ दो उसको। ऐसा मतलब कहने में आता है, सुनने में आता है। तो इसके बाद फिर जो है योगी आदित्यनाथ जी ने फिर भी उसको बख्शा नहीं, बड़ी अप्रोच लगाई उसने, यहाँ वहाँ से अतीक ने खूब अप्रोच लगाई, लेकिन एनकाउंटर हुआ तो हुआ, अतीक का बेटा मारा गया। जो उसने किया था उसका फल उसको मिला। इस मामले में योगी जी कभी भी दुश्मन को माफ़ नहीं करते हैं, योगी जी दुश्मन को साफ करते हैं। और हमारे हिंदू ही बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री अप्रोच लगा रहे थे अतीक अहमद के लिए। अतीक अहमद ने भी इसके बाद एक बयान दिया था कि चिंता मत करो, योगी जी हमेशा नहीं रहेंगे, हमारी सरकार भी आएगी। और वो उन्होंने अधिकारियों को चेताया था अतीक अहमद ने, और फिर वही हुआ, अतीक अहमद मारा गया। आखिरकार आज निकला अतीक अहमद, तो कौन नाम ले रहा है अब? अतीक अहमद, मुख्तार अब्बास नकवी, इनका जो सफाया हुआ, इस सफाई के बाद जो योगी जी थी, योगी जी का जो कद था, जो उनकी इमेज थी, एक वो बड़ी हुई। और इसके बाद देखा जाए तो जो प्रदेश था वो दहशत से मुक्त हुआ। जो माफियाओं की दहशत थी यूपी के अंदर, वो दहशत कितनी ख़त्म हो गई, कितना आज हम देखते हैं सुराज है, वो सबसे बड़ी बात है। तो खैर ये तो एक हमने देखा, लेकिन अब जो वर्तमान घटना हुई है वो क्या हुई है? वर्तमान घटना क्या है भाई? आप देखिए, जो कांवड़िए हैं हमारे देश के अंदर, जो कांवड़ यात्रा चलती है, उन कांवड़ यात्राओं में अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो कांवड़िए होते हैं उनको हमारे देश की जो न्यायपालिका है, वो ऐसा लगता है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो उनका रवैया है उसको देख के ऐसा लगता है जैसे कि उनको कोई सेकेंड ग्रेड सिटीजन के तौर पर देखते हैं। मतलब वो अपनी मेहनत करते हैं, अपना परिश्रम करते हैं, अपनी भक्ति की उनकी एक आस्था। हमारे देश में भक्ति के बहुत सारे संस्कार हैं। कोई माला जपता है, कोई अगरबत्ती जलाता है, कोई धूपबत्ती जलाता है, कोई क्या कहते हैं कि दान देता है, कोई दक्षिणा करता है, कोई स्नान करता है, कोई व्रत रखता है, कोई उपवास करता है। हमारा देश में कोई असहिष्णुता नहीं है। हमारा देश बहुमुखी रास्तों वाला देश है। हमारे यहाँ पे हर कोई सहिष्णु है। हम एक दूसरे को के आस्था का सम्मान करते हैं, हिंदुओं के बीच में सम्मान करते हैं। कोई शंकर का भक्त है तो कोई माता जी का भक्त है, तो कोई श्री ललिता का भक्त है, तो कोई लक्ष्मी जी का भक्त है, तो कोई गणेश जी का भक्त है। लेकिन आपस में कोई टकराव नहीं है। हिंदुओं में इतना सामंजस्य आपस में होता है। अलग अलग देवता फिर भी साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। हमने ये चीज़ सीखी है, हमको ये चीज़ हमें मिला है। तो एक तरीका है, अब कांवड़िए जाते हैं जल लेकर के और जल चढ़ाते हैं, और वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी एक लगन होती है कि जल को नीचे नहीं रखना है। कितना आसान, ये आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल, बहुत कठिन काम है। इतनी कठिन उनकी आस्था होती है, और इसको लेकर के वो जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, और हम सब लोग उनको देखते हैं, सम्मान करते हैं उनका। लेकिन हमारे न्यायपालिका में ऐसे कुछ लोग हैं जो कि उनको एक सेकेंड ग्रेड सिटीजन की तरफ तौर पर ट्रीट कर रहे हैं। क्यों भाई? आप ये बताइए कि आज से 1 साल पहले केस चला था, आप जानते हैं कि
नाम नेम प्लेट लगवाए जाए, उसका आज तक कहीं कुछ नहीं हुआ, वो तो अलग की बात है। अब दूसरी साजिश एक और शुरू हो गई है। बड़ी खबर आ रही है मुजफ्फरनगर से, और इस खबर के पहले एक और खबर आई थी, और वो ये थी कि योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था कि कांवड़ियों के भेष में कुछ बदमाश घूम रहे हैं कांवड़ियों को बदनाम करने के लिए। और ये खुलासा तब हुआ जब मुजफ्फरनगर के अंदर 5 कांवड़िए पकड़े गए, जिनके नाम क्या थे? मोहम्मद सुहेल। क्या नाम थे? मोहम्मद सुहेल। एक और अरेस्ट हुआ जिसका नाम था मोहम्मद आसिफ। कौन? मोहम्मद आसिफ। तीसरा है शादाब। कौन? मोहम्मद शादाब। और चौथा है मोहम्मद आबिद। ठीक है, ऐसे कुल मिला के 5 लोग गिरफ्तार हुए, और सबके नाम के पहले मोहम्मद सुहेल, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद शादाब, मोहम्मद आबिद, ये चारों जो थे, ये चारों अरेस्ट हुए। और इनकी खुलासा ये हुआ है, मुजफ्फरनगर पुलिस ने खुलासा ये किया है कि ये जो सब के सब लोग थे, ये सब के सब लोग मुस्लिम थे, लेकिन ये कांवड़ियों के भेष में घूम रहे थे, उपद्रव कर रहे थे, उपद्रव करने की फिराक में थे, ताकि ये कांवड़ियों को बदनाम कर सके, हिंदू आस्थाओं को चोट पहुंचा सके, हिंदुओं को अपमानित कर सके, कांवड़ियों को बदनाम कर सके, कांवड़ यात्रा को बदनाम कर सकें। सोचिए, इतनी गहरे लेवल पर, इतनी सूक्ष्मता के साथ जा करके षड्यंत्र होते हैं, साजिशें होती हैं हिंदू धर्म के खिलाफ। और ऐसे ही बिल्कुल हम यहाँ पे एक बार फिर से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मुजफ्फरनगर में सामने आई है। तो आप सोच सकते हैं कि ये बाकायदा ये सारे मुस्लिम थे, और ये जा करके वहाँ पे कांवड़ियाँ के लिए जो कैंप लगते हैं, उन कैंप में जा करके वहाँ पे हिंदू देवी देवताओं का मजाक तक उड़ा रहे थे, उनकी आस्था का मजाक मखौल उड़ा रहे थे। और इसके बाद जब पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने उनको अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया, तो समझ में आया कि अरे ये सब के सब तो मुसलमान निकले। तो इस तरह से कितने, अब इनको ऊपर भी क्या, योगी जी ने इनको माफ़ नहीं किया। योगी जी को एक मौका मिला, दुश्मन एक मौका भी देगा तो योगी जी उसको माफ़ नहीं करेंगे, योगी जी साफ करेंगे। योगी जी ने इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया है। अभी 14 जुलाई को ये सब लोगों ने कुछ संगीन वारदातें की थी, इसके बाद ये अरेस्ट हुए थे। कुछ दिन बाद ये छूट के आए थे जमानत पर, और जमानत पर छूटते ही इन्होंने फिर से उपद्रव शुरू कर दिया। इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया है, और अब इनके ऊपर तगड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो हमें सीखना क्या है? देखिए, योगी जी माफ़ नहीं करते, साफ करते हैं दुश्मनों को। तो हम चाहते हैं कि हमें ऐसा नेता चाहिए जो दुश्मनों को इतना माफ़ ना करे। हमें माफ़ी वाले नेता नहीं चाहिए, माफ़ करते रहें, दिल बड़ा करते रहें। क्या करेंगे दिल बड़ा करके? हर जगह से मिट जा रहे हैं हम, बांग्लादेश से मिट गए, पाकिस्तान से मिट गए, हिंदुस्तान से मिट जाएंगे, दिल बड़ा रख के क्या करेंगे हम? नमस्कार।